हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं 3 अंकों वाले, वो हम आपको आज की इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं विथ आंसर। यानी आपको कई सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो से बना है भ्रूण, तो एम्ब्रियो से बना है एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे भ्रूण। तो यहां पे आपको समझना है कि बहुभ्रूणता का मतलब है कि बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना। पर किससे हो जाना? तो एक ही बीज से। जब एक ही बीज से कई सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई एक ही बीज है और उससे कई सारे यदि भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए बहुभ्रूणता बेसिकली नींबू जाति की पौधों में सामान्य रूप से पाई जाती है। यानी ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है सामान्य रूप से नींबू जाति की पौधों में पाए जाते हैं। जैसे संतरा भी हो गया तो नींबू संतरा में अधिकतर ये देखने को मिलता है बहुभ्रूणता। इसके अलावा आप पाएंगे कि कोनिफर्स जो होते हैं यानी जो शंकु रूपी पादप होते हैं उनमें भी अधिकतर बहुभ्रूणता पाई जाती है। देखिए अब बहुभ्रूणता आपको समझना है कि बहुभ्रूणता की स्थिति पैदा कब हो सकती है, मतलब किन किन कंडीशंस में बहुभ्रूणता की स्थिति पैदा हो सकती है। तो देखिए जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बने, कहने का मतलब यह है कि देखिए किसी भी अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है और बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोष होता है। तो यहां पे यह कह रहा है कि यदि किसी भी बीजांड के अंदर अंड या जो भ्रूण कोष है ये बेसिकली अधिक बने, मतलब एक से अधिक मात्रा में बने और सभी के सभी अंड क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं या जाइगोट ही क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ऐसी स्थिति में बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। सेम कंडीशन मानव में भी है। मानव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो है जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो जुड़वा बच्चे पैदा होने का भी रीजन एक प्रकार का यही है कि जाइगोट क्या हो जाता है, किसी कारणवश मान लीजिए निषेचित अंड जो है या जाइगोट जब बन जाता है वो मान लीजिए किसी कारणवश यदि टूट जाता है, 2 या 3 टुकड़ों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में ही 2 या 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। यदि 2 भागों में विभाजित हो जाएगा जाइगोट तो 2 बच्चे पैदा होंगे। उसी प्रकार जाइगोट यदि 3 भागों में विभाजित हो जाएगा तो 3 बच्चे पैदा होंगे। तो बहुभ्रूणता आपको समझनी है कि देखिए बीजांड के अंदर चूंकि अंड कोशिका होती है, बीजांड के अंदर आपने संरचना जब देखी है तो उसमें भ्रूण कोष होता है और उस भ्रूण कोष के अंदर आपने देखा है कि अंड कोशिका होती है यानी एग सेल होती है। तो एक भ्रूण कोष के अंदर एक अंड कोशिका होती है और एक बीजांड के अंदर आप पाएंगे कि एक ही भ्रूण कोष होता है। तो या तो एक बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष आ जाए या अंड कोशिका जो है तो एक से अधिक हो जाए, या कि और सभी की सभी जो अंड कोशिका बीजांड के अंदर हैं वो सभी के सभी निषेचित हो जाए। या दूसरी कंडीशन ये भी है कि निषेचन के पश्चात जो बना जाइगोट है वो यदि विभाजित हो जाता है कई भागों में तो फिर कई सारे भ्रूण वहां पे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीएम्ब्रियोनी की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के यदि एक ही बीज से कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ही हम बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिकित्सीय गर्भ समापन, जिसको हम कहते हैं एमटीपी। तो एमटीपी यानी कि चिकित्सीय गर्भ समापन। एमटीपी का पूरा नाम देखिए क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी मेडिकल के टर्मिनेंसी के थ्रू जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म करना ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि चिकित्सीय गर्भ समापन है। देखिए चिकित्सीय गर्भ समापन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि चिकित्सा के माध्यम से गर्भ को यदि समाप्त किया जाए तो वो चिकित्सीय गर्भ समापन है। देखिए वैधानिक रूप से गर्भपात कराकर भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। यदि ओवरऑल आप पाएंगे जनसंख्या नियंत्रण की हमने आपको कई सारी विधियां बताई है, उन जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के अलावा चिकित्सीय गर्भ समापन भी एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। शासकीय जो चिकित्सालय हैं इनकी मुफ्त सुविधा भी कई जगह उपलब्ध है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यदि बार बार कोई भी महिला
चिकित्सीय गर्भ समापन कराती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह भी याद रखना है कि नुकसान या हानिकारक भी हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। तो यदि कोई भी फीमेल या महिला लगातार, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कई बार चिकित्सीय गर्भ समापन कराती है, तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा या हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए आप यह भी कह सकते हैं कि चिकित्सीय गर्भ समापन को शासन द्वारा कानूनी मान्यता तो प्राप्त ही है, साथ ही साथ कई सारे चिकित्सालय, हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसे भी हैं जहां पर फ्री में आप पा सकते हैं कि वहां पे चिकित्सीय गर्भ समापन किया जा सकता है। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि इस कारण से जो गर्भाधारण है इसको रोकना ही सबसे सही विधि हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधियों को अपनाया जाए तो उसके लिए कुछ ऐसी विधियां जो है, जैसे कि आपने देखा था, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि ट्यूबेक्टोमी हो गई या फिर वैसेक्टोमी हो गई, तो इस प्रकार से कई सारी जन्म नियंत्रण की विधियां हैं। इसके अलावा आपने आईयूडी देखी थी। तो ये कई सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से भी आप पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यदि आप चिकित्सीय गर्भ समापन कराते हैं तो चिकित्सीय गर्भ समापन से क्या है कि कई सारे हानिकारक या दुष्परिणाम भी स्वास्थ्य के लिए साबित हो सकते हैं, जिस कारण से जो जनसंख्या नियंत्रण की बाकी विधियां हैं वही ज्यादा कारगर है, अर्थात उन्हीं को ज्यादातर अपनाने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा आप पाएंगे कि जन्म नियंत्रण की तकनीकों को अपनाते समय अनुभवी डॉक्टरों की भी सलाह ली जानी चाहिए, और साथ ही साथ सलाह के अनुसार ही उनकी विधियों को भी अपनाना चाहिए। मतलब डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही विधियों को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से चिकित्सीय गर्भ समापन भी क्या है, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है। मतलब चिकित्सीय गर्भ समापन अर्थात चिकित्सा के थ्रू भी गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले यदि जनसंख्या नियंत्रण की बाकी विधियों को अपनाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक या हानिकारक नहीं होती हैं। तो चिकित्सीय गर्भ समापन भी आपको तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, यानी कि परख नली शिशु। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु क्या होती है? तो देखिए कोई भी ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं होती हैं, अर्थात ऐसी स्त्रियां जो गर्भाधारण में अयोग्य होती हैं, उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऐसी कंडीशन में ही परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक अपनाई जाती है जब कोई भी महिला गर्भाधारण करने में अर्थात गर्भ को धारण करने योग्य नहीं होती है। तो देखिए इस विधि में होता क्या है कि स्त्रियों से अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाला जाता है। मतलब किसी भी फीमेल से, अर्थात ऐसी फीमेल जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं है, उस स्त्री के अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाला जाता है कृत्रिम माध्यमों से, और इस अंडाणु को परख नली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं, और निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस 32 कोशिकीय भ्रूण का रोपण हम स्त्रियों की गर्भाशय में कर देते हैं, जहां पर इस आप पाएंगे कि जहां पर इसका अगला विकास होगा, अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर इसका रोपण कर दिया जाता है, स्त्रियों में गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, जहां पर इस भ्रूण का अगला विकास होता है और शिशु बनते हैं, जिसे ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। अब आप समझिए टेस्ट ट्यूब बेबी में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, यानी आप एक परख नली शिशु लेंगे या कोई भी पात्र लेंगे, बेसिकली आप परख नली या टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब उस परख नली या टेस्ट ट्यूब में आप करेंगे क्या कि किसी भी ऐसी स्त्री से जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं है, उसके आप अंडाशय से या उसके अंदर से निषेचित अंडाणु को, कैसा अंडाणु लेना है? अनिषेचित, मतलब ऐसा अंडाणु जो कि अभी निषेचित नहीं हुआ है, क्योंकि उसको निषेचन कहां कराएंगे? टेस्ट ट्यूब में कराएंगे। तो किसी भी ऐसी अयोग्य स्त्री से जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं है, उसके अंदर से अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाला जाता है, और किसी मेल से आप पाएंगे कि शुक्राणुओं को भी बाहर निकाला जाता है कृत्रिम माध्यम में या कृत्रिम यंत्रों के द्वारा, और दोनों को आपस में टेस्ट ट्यूब में क्या कराया जाता है? मिलाया जाता है, अर्थात निषेचन कराया जाता है। क्योंकि जब शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है, यानी कि परख नली शिशु कहलाती है। अब देखिए क्या होगा कि निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है।
अब जाइगोट में कोशिकाओं का विभाजन होता है लगातार, जैसा कि आपको पता है जाइगोट में फिर समसूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जब 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बन जाता है, जिसे कि हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, तो इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को कहां किसी महिला के गर्भाशय में, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरी महिला के गर्भाशय में जाकर के स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसको? उस भ्रूण को। और फिर वहां पर उसका अगला विकास होता है। यानी जिस महिला के अंदर गर्भाधारण करने में जो सक्षम नहीं थी, उसके अंदर से अनिषेचित अंडाणु को निकाला गया और परख नली में शुक्राणु के साथ मिलाकर के निषेचन कराया गया, और जब 32 कोष की अवस्था वाला भ्रूण तैयार हो गया तो उसे महिला के गर्भाशय में रोपित कर दिया गया, और फिर वहां पर उसका अगला विकास होता है और फिर शिशु का निर्माण होता है, जिसे ही हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि परख नली में क्या होगा? निषेचन होगा और 32 कोष की अवस्था वाले भ्रूण का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के निषेचन कहां पे हुआ? टेस्ट ट्यूब में हुआ। उसके परिणाम स्वरूप ही अंत में जाकर के शिशु का निर्माण हुआ, जिस कारण से इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। देखिए एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? तो एमनियोसेंटेसिस में आप पाएंगे कि यह बेसिकली भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है, अर्थात किसी भी भ्रूण के लिंग का परीक्षण किया जाता है इस तकनीक के थ्रू। इसमें किया क्या जाता है? देखिए कि एक सर्जिकल सुई होती है, उस सर्जिकल सुई के द्वारा जो मादा के गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव भरा होता है, उस एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है सर्जिकल सुई के द्वारा, और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित जो भ्रूणीय कोशिका होती है उसका संवर्धन किया जाता है, और फिर इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके मानव में होने वाली निम्न विकृतियों का पता भी लगाया जा सकता है। तो इसके द्वारा देखिए सबसे पहली चीज तो गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। यदि गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण यदि कोई ऐसा रोग उत्पन्न हुआ है तो उसको भी पता लगा जा सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। एक चीज आपको यह भी पता होगी कि यदि गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण कोई उत्पन्न रोग होता है तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं, और सिंड्रोम कई प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं। तो कई प्रकार के सिंड्रोम हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम आदि, इनका भी पता लगाया जा सकता है टेस्ट ट्यूब या एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के माध्यम से। इसके बाद देखिए यदि कोई उपापचयी अनियमितताएं बॉडी के अंदर उत्पन्न हो गई है, जैसे कि क्रिटेनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया, यदि ये रोग उत्पन्न हो गए हैं, इनका भी पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के माध्यम से। इसके बाद देखिए भ्रूण का लिंग, यदि कोई भ्रूण में कोई लैंगिक बीमारियां हैं, इनका भी पता लगाया जा सकता है किसके थ्रू? एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है 3 नंबर के लिए, अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्यों को लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अपरा या प्लेसेंटा की यदि हम बात करते हैं तो एक ऐसी रचना होती है जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, उसे ही हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसी रचना होती है, यह एक बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पाइप नुमा एक ऐसी संरचना होती है जिसके द्वारा किसी भी भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, उस भ्रूण एवं मादा या माता के रुधिर में पदार्थों का आपस में विनिमय होता है, उसे ही हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा के कार्य आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कार्य क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करना। तो देखिए अपरा जो है यह मादा से पोषक पदार्थों को विकसित होते हुए भ्रूण को पहुंचाता है। मतलब अपरा का प्रमुख कार्य यह होता है कि मादा से जो भी पोषक पदार्थ हैं उनको जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको पहुंचाया जाता है। यानी पहला काम अपरा या प्लेसेंटा का होता है पोषण प्रदान करना। दूसरा काम क्या है? देखिए गैसों का विनिमय। अब कोई भी भ्रूण यदि मादा के गर्भाशय में स्थापित है तो उसके अंदर जो भी गैसों का विनिमय होगा वो किसके माध्यम से होगा? वो भी तो अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से होगा। तो अपरा या प्लेसेंटा जो है यह माता एवं भ्रूण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है? उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। उत्सर्जन की यदि मैं बात करता हूं तो उत्सर्जन देखिए क्या होता है। अब यदि किसी भी भ्रूण के अंदर यदि कोई भी व्यर्थ पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ बनता है, वेस्टेज मटेरियल से यदि कोई भी बन रहा है, तो वो बाहर किसके माध्यम से निकलेगा? वो अपरा या प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो एक काम क्या होता है अपरा या प्लेसेंटा का? एक्सक्रीजन यानी कि उत्सर्जन। फिर इसके बाद देखिए आखिरी काम क्या है? एक संग्रहण एवं पाचन। तो अपरा जो है यह वसा एवं ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है, जो कि विघटित होकर के यानी टूट करके
अपरा के माध्यम से भ्रूणी भाग के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि अपरा या प्लेसेंटा जो है बेसिकली एक ऐसी रचना होती है जिसके माध्यम से मादा एवं भ्रूण के मध्य रक्त के माध्यम से कई सारी चीजों का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।